हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लॉट 3 क्वांट के क्वेश्चंस, राइट? सो आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस विद मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट पे काफी इजी क्वेश्चन था। ज्यादातर आप सबने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ओके, लेट्स डिस्कस इट नाउ। टोटल कैपिटल गिवन है 20,000, जिसमें से गिवन है कि 8,000 ही इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5.5%, 5,000 एट द रेट ऑफ 5.6% और रिमेनिंग जो है वो x% पे इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो 5%। तो बहुत ही आसान है, 20,000 का 5% हम निकाल सकते हैं, राइट? सो दिस कम्स आउट टू बी 1,000 रुपीज। तो ये हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट आ गया। अब 8,000 जो इन्वेस्ट किए थे वो 5.5% के हिसाब से किए थे। सो इफ यू कैलकुलेट, दिस कम्स आउट टू बी 440 रुपीज। 5,000 जो इन्वेस्ट किए थे, that was invested at the rate of 5.6%, right? So this comes out to be 280. अब आप देख लो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया। 20,000 में से 8,000 और 5,000 तो इन्वेस्ट कर दिए, बचा कितना अमाउंट? बचा 7,000। 7,000 इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ x%। तो अगर मैं 1,000 में से 440 और 280 माइनस कर दूं तो बचा हुआ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बचा हुआ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 280 रुपीज। तो मतलब 7,000 जो इन्वेस्ट किए थे x% के हिसाब से, वहां से 280 रुपीज का इंटरेस्ट आया। सो वेरी इजी टू कैलकुलेट। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x विच कम्स आउट टू बी 4%। मतलब बचा हुआ जो अमाउंट है वो उसने 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। नाउ द क्वेश्चन इज, हैड शी इन्वेस्टेड ऑल द अमाउंट इन बैंक सी? तो अगर मतलब पूरा का पूरा अमाउंट 20,000 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किया होता तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 20,000 का 4%, राइट? सो दिस कम्स आउट टू बी 800. So 800 is the correct answer. I hope this is clear to everyone. Now let's move on to the next question. Okay, again ये भी अपने आप में काफी इजी क्वेश्चन है, ओनली इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया हमें एवरेज निकालनी है उन सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स की विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 4 2 1। तो पहले तो आई गेस आप सबको पता होगा कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, राइट? पहले वो निकाल लेते हैं। नाउ बिकॉज देयर आर 4 डिजिट्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, सो वील डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हमें बता रहा है कि कितने नंबर्स पॉसिबल है। 12 नंबर पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, 12 नंबर्स का सम निकालेंगे। वो भी आई गेस आप सबको फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले कितने डिजिट्स हैं, बिकॉज देयर आर 4 डिजिट्स, सो 4 टाइम्स 1। ओके, 4 डिजिट्स, सो 4 टाइम्स 1। नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल से। ओके, 3 फैक्टोरियल इनटू द सम ऑफ डिजिट्स। नाउ सम ऑफ डिजिट्स हियर इज 8। नाउ बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स व्हिच आर गेटिंग रिपीटेड, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। याद रहे ये क्या है, ये हमारे पास 12 नंबर्स का सम आ गया। अब क्योंकि हमें इसकी एवरेज निकालनी है, सो वील फर्दर डिवाइड इट बाय 12। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी 24 और 24 यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विद 1 1 1 1 इनटू 2। सो आंसर कम्स आउट टू बी 2222। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। हमारे अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आगे करोगे या और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो रेगुलर प्रैक्टिस उस पर करते हैं हम लोग। आप अपने डाउट्स भी रेगुलर पोस्ट कर सकते हो। सो इफ यू विश यू कैन ज्वाइन इट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एस्केलेटर। अगेन इट वाज एन इजी क्वेश्चन अगर आपको एस्केलेटर का कंसेप्ट आता है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। So the question says Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks at a normal speed. He takes 20 seconds if he walks at twice the speed. Find the time taken if he stands still. तो पहले केस में देखो वो 30 सेकेंड्स ले रहा है और जब स्पीड डबल होगी तो 20 सेकेंड्स ले रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम मूडी की स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से स्पीड ऑफ मूडी इज 1 स्टेप पर सेकेंड, और एस्केलेटर की स्पीड भी एज्यूम कर लेते हैं। एस्केलेटर की स्पीड को मैंने मान लिया x स्टेप्स पर सेकेंड। तो मूडी 30 सेकेंड्स में कितने स्टेप्स लेगा? क्योंकि हमने उसकी स्पीड को 1 स्टेप एज्यूम किया है, तो 30 सेकेंड्स में मूडी विल टेक 30 स्टेप्स। एस्केलेटर ने भी कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स लिए होंगे, क्योंकि हमने एस्केलेटर की स्पीड ली है x स्टेप्स पर सेकेंड, तो 30 सेकेंड्स में एस्केलेटर के स्टेप्स हो जाएंगे 30x। आई होप आप सबको पता है कि जब सेम डायरेक्शन हो एस्केलेटर और पर्सन का,
तो टोटल स्टेप्स क्या होते हैं? टोटल स्टेप्स होते हैं स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन प्लस दी स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर। तो मूडी ने 30 स्टेप्स लिए हैं और एस्केलेटर ने 30x स्टेप्स लिए। नाउ इन द सेकंड केस यू कैन सी स्पीड ऑफ मूडी इज डबल्ड। तो मतलब दूसरे केस में मूडी की जो स्पीड होगी दैट विल बी 2 स्टेप्स पर सेकंड, और एस्केलेटर की स्पीड तो सेम है विच इज x स्टेप्स पर सेकंड। तो अब 20 सेकंड्स में मूडी कितने स्टेप्स लेगा? 20 सेकंड्स में मूडी विल टेक 20 into 2 40 स्टेप्स। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय मूडी इन 20 सेकंड्स जब मूडी की स्पीड डबल हो गई। उन 20 सेकंड्स में मूडी के एस्केलेटर के कितने स्टेप्स होंगे? एस्केलेटर के स्टेप्स होंगे 20x। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज ऑब्वियसली कांस्टेंट, सो वील इक्वेट इट। यहां से हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 विच विल गिव x इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि एस्केलेटर की जो स्पीड है दैट इज 1 स्टेप पर सेकेंड। ये एस्केलेटर की स्पीड हमारे पास आ गई। और अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 30 प्लस 30x और यू कैन से 40 प्लस 20x। दोनों केसेस में हम एस्केलेटर के स्टेप्स निकाल सकते हैं। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 I'll get total number of steps in the escalator which comes out to be 60. So there are 60 steps और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन इफ ही स्टैंड स्टिल। तो कहने का मतलब है कि अब उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, टाइम उतना ही लगेगा जितना एस्केलेटर लेगा। एस्केलेटर की स्पीड हमारे पास है 1 स्टेप पर सेकेंड। सो बिकॉज देयर आर 60 स्टेप्स, स्पीड इज 1 स्टेप पर सेकेंड, so time taken will be 60 by 1 which is 60 seconds. Okay, let's discuss this next question. Okay, now very interesting question. ये हो सकता है कई लोगों को टफ लगा हो। So the question says x square minus 6x plus 10 whole divided by 3 minus x. इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में गिवन है कि x is less than 3. अब देखो बेस्ट वे तो यही रहेगा, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर minus 6x plus 9. And see in the numerator you can see there is x square minus 6x. So can I write this thing as x square minus 6x plus 9? अब क्योंकि हमें तो plus 10 चाहिए so I have to add 1 to it. Whole divided by 3 minus x. Right? अब इसको अगर थोड़ा simplify करें so this is 3 minus x whole square plus 1 whole divided by 3 minus x. Now let us break it into two parts. तो पहला वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स विच विल गिव यू 3 माइनस एक्स, साथ में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो क्योंकि x लेस देन 3 है, क्योंकि x लेस देन 3 है सो दैट मींस दिस थिंग इज डेफिनेटली पॉजिटिव, राइट। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही, क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम है तो अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे जो 3 से कम है सो ओवरऑल दिस विल बी पॉजिटिव। तो कहने से कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं एंड इफ आई टेक दिस टू बी लेट्स से y, ओके, इफ आई टेक दिस टू बी y सो आई विल गेट y प्लस 1 बाय y। एक तरीके से मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मुझे पता है कि y जो है वो पॉजिटिव है, तो आप सबको ही पता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आप सबने किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर इज 2 फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। Okay students, so let us discuss this question. It is given that k is an integer and this quadratic has no real roots. तो no real roots का मतलब हो गया b square minus 4ac is less than 0. So we'll get k square minus 4 into 2 into 5. This should be less than 0. यहाँ से आ जाएगा k square is less than 40. अब देखो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 जो है वो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, दैट मीन्स k is less than 6 point something and it is greater than minus 6 point something. तो अभी इंटीजर वैल्यूज यहां से कौन सी पॉसिबल है, इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल आर -6 to 6। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अभी दूसरी क्वाड्रेटिक के लिए गिवन है कि इट हैज 2 डिफरेंट रियल रूट्स, तो हमें पता है ये कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो मैं कह सकता हूं k माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 विच मीन्स दैट k माइनस 5 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अभी इसका क्या मतलब हो गया कि k माइनस 5 इज ईदर ग्रेटर देन 2 or k minus 5 is less than minus 2. Right now adding 5 both sides will get k is greater than 7
और k is less than 3। अब आप सबको पता होगा हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका भी इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। अभी देखो k ग्रेटर देन 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रेंज है -6 to 6, so this is not possible। Now k less than 3 and -6 to 6, तो less than 3 कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, -1 -2 एंड सो ऑन टिल -6। तो ये अपने आप में कितनी वैल्यूज होगी? दीज आर टोटल 9 वैल्यूज। 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, now in this question, it is given that a school has less than 5,000 students. If they are equally divided in teams of 9, 10, 12, 25, there were 4 students who were left out. अभी इसका क्या मतलब हो गया कि 5,000 को आप 9 से डिवाइड करो तो भी 4 का रिमाइंडर आएगा, 10 से डिवाइड करो तो भी 4 का रिमाइंडर आएगा, 12 के साथ भी 4 आएगा और 25 के साथ भी 4 आएगा। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आप सबको करने आते हैं क्योंकि डिवाइजर्स है 9, 10, 12, 25, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कम्स आउट टू बी दिस कम्स आउट टू बी 900। मतलब जो फाइनली स्टूडेंट्स होंगे वो 900 का मल्टीपल होने चाहिए +4, राइट? And it is also given that if number of students are divided in the group of 11, then no student is left out। इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाली जो चीज है 900k + 4, ये पूरी पूरी 11 से डिवाइड हो रही है। Now students, best way here is कि अगर आप 900 को 11 से डिवाइड करके देखो, so you will get 11 into 8 is 88, 11 into 1 is 11 and we'll be left with 9। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अगर मैं 900 में से 9 माइनस कर दूं, that means 891। 891 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 900 के को मैं लिख सकता हूं 891 के plus 9k plus 4। This has to be divisible by 11। अभी देखो ये वाली चीज तो पूरी पूरी 11 से डिवाइड होगी ही होगी क्योंकि 891 11 से डिवाइड हो रहा है। अल्टीमेटली दिस नीड्स टू बी डिविजिबल बाय 11। अब बस मुझे ये देखना है कि किस वैल्यू पे k की 9k + 4 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। सो यू कैन सी व्हेन k इज इक्वल टू 2 देन दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो k की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। So if I put k is equal to 2, I'll get 1804. 1804 are the total number of students. Now the question is, how many maximum number of teams of 12 can be formed? तो बस हमें ये देखना 12-12 के हम कितने ग्रुप्स कंप्लीट बना सकते हैं। So if you divide 1804 by 12, 12 into 150 is 1800। तो मतलब 150 ग्रुप्स पूरे पूरे बन सकते हैं। So 150 is the correct answer. Okay, let's move on to the next question now. Now students, very easy question। आप इसको चेन रूल बोलो या टाइम एंड वर्क बोलो, आई होप आप सबको फॉर्मूला पता है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला m1d1h1 by w1 is equal to m2d2h2 by w2। Right, now in the first case you can see it is given that there are n people, days given है 10, hours given है 7, work is 35%। Now in the second case, how much work is left? If 35% is done, 65% is left, तो W2 की जगह 65 आ जाए। Now number of people are 10 less, so this becomes n minus 10। Okay, now they are working for 14 days and 10 hours a day। You just need to solve this equation। It's a 1-minute question। So you can see now 10 gets cancelled out, 7 into 2 is 14, 5 into 7, 5 into 13, so you will get 13 times n is equal to 14n minus 140, which gives n is equal to 140। So 140 is the correct answer। Okay students, let's move on to the next one now। Now very interesting question, काफी लोगों से क्वेश्चन हो नहीं पाया था, थोड़ा सा ट्रिकी था I would say। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि 875 और 2401 दोनों 7 के मल्टीपल है, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज 7/5 होल टू द पावर 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, राइट? आई होप सबको पता है स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे पावर 1/2 हो जाएगी। नाउ बोथ आर मल्टीपल ऑफ 7। अगर मैं ऊपर नीचे 7 कैंसिल आउट कर दूंगा, आई विल बी लेफ्ट विद 125/343। Now students, this is 5/7, this is 5/7 whole cube, right? I hope आप सबको पता है कि क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 है
और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 7 है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 7/5 होल टू द पावर -3। Now students, you can see base is same. We can equate the powers. तो अगर पावर इक्वेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x minus y by 2 is equal to negative of 3, which gives 3x minus y is equal to negative of 6. Okay, now this is the first equation. Now second part was slightly tricky. It is given कि ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर होनी चाहिए for each value of a and b. मतलब आप a और b की कोई भी वैल्यू ले लो, ये दोनों अपने आप में बराबर होने चाहिए। देखो, क्योंकि बेस डिफरेंट है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर पावर 0 होगी, बिकॉज एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि यहां से वो ये कहना चाहते हैं कि 6x minus y is equal to 0, that means 6x is equal to y. So this is the second equation which we have. Now using both equations, अगर मैं y की जगह 6x पुट कर दूं तो आ जाएगा 3x minus 6x is equal to negative of 6, which will give us x is equal to 2. तो x is equal to 2 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, which comes out to be 12. क्वेश्चन में पूछा कि x plus y की वैल्यू, सो आंसर विल बी 12 plus 2, 14 is the correct answer. Okay students, I hope this is clear to everyone. Okay students, so let us discuss this question. In the question it is given length of 4 sides of quadrilateral is integral. 3 sides are given 1, 2 and 4, and we have to find how many values are possible for the fourth side. देखो इसमें एक ही प्रॉपर्टी लगेगी कि sum of any 3 sides in a quadrilateral will always be greater than the fourth side. Now sides are given 1, 2, 4 and let's say fourth side is x. अभी देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x सबसे बड़ी साइड होगी या 4 सबसे बड़ी साइड होगी। तो पहले मैंने एज्यूम कर लिया x सबसे बड़ी साइड है, तो कहने से बाकी तीनों का जो सम है that should be greater than x. तो यहां से हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, x is less than 7. अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 इज द लार्जेस्ट साइड। तो अगर 4 लार्जेस्ट साइड है तो बाकी तीनों का जो सम है दैट शुड बी ग्रेटर देन। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x हैज टू बी ग्रेटर देन 1. नाउ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फ्रॉम 2 to 6? दीज आर 5 वैल्यूज। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों ने आई गेस डायरेक्टली कर दिया होगा, राइट? इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड 1/12 ऑफ द गिवन एरिया। ठीक है, अभी कैसा आ रहा है मैं आपको डिटेल में भी बता देता हूं जिनको नहीं पता है। सो बी डी एंड सी ई आर द मीडियंस। सो लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, बी डी सी ई आर द मीडियंस। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए डी और सी डी बराबर होंगे, और ई बी मिड पॉइंट है तो ए ई और बी ई भी बराबर होंगे। Now we have to find area of EOD. ये पॉइंट O है। देखो जो सबसे छोटा वाला ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के 1/12 होगा, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 108 into 1/12. 9 will be the final answer. You could have done this question within 30 seconds. अभी देखो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि BD मीडियन है और मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं ABD का जो एरिया है वो 108 का हाफ हो जाएगा, which comes out to be 54. Okay, similarly now just focus on this triangle ABD. Focus on the triangle ABD. अभी ABD ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि क्योंकि E मिड पॉइंट है तो कहने से DE विल बी द मीडियन। DE जो है वो हमारा मीडियन है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बीईडी विल बी हाफ ऑफ 54। हाफ ऑफ 54 कितना आ जाएगा? 27। अभी 27 कौन सा एरिया है? लेट मी हाईलाइट इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये वाला जो एरिया है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये अब 27 के बराबर। आप सबको ये भी पता है जहां दोनों मीडियंस मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड
मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो मतलब अगर OB2 है तो OD1 हो जाएगा, राइट। नाउ बिकॉज बेस का रेशियो 2 और 1 में है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं उनका एरिया भी 2 और 1 के रेशियो में होगा। तो अगर ये एरिया 2 है तो ये एरिया 1 है। अभी रिक्वायर्ड एरिया कितना है आप देख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया जो है दैट इज 1/3। तो रिक्वायर्ड एरिया EOD will be 1/3 of 27. So 9 will be the answer. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मेथड से करना है तो ऐसे करेंगे, इसमें काफी टाइम लग सकता है, तो बेटर है कि आप लोग इसको याद रखें कि डायरेक्टली 1/12 विल बी द आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो दो सबसे छोटे नंबर्स हैं उनका एवरेज 14 है और दो सबसे बड़े नंबर्स हैं उनका एवरेज 28 है। इट इज ऑल्सो गिवन ऑल 6 आर डिफरेंट। तो मैं काम करता हूं, मैंने मान लिया कि मैंने 6 नंबर्स ले लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ABCDEF। F सबसे बड़ा है। अब इन दोनों का एवरेज 14 है तो इनका सम तो 28 हो जाएगा, और ऐसे ही E और F का एवरेज 28 है तो इनका सम 56 हो जाएगा। देखो बस आपको एक चीज समझनी है, क्योंकि हमें एवरेज को मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमें टोटल को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हमें टोटल को मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली वी शुड ट्राई टू कीप C एंड D एज हाई एज पॉसिबल। हमें C और D को बड़े से बड़ा रखना है। तो अब देखो C और D को बड़े से बड़ा हम कैसे रख सकते हैं? लेट्स फोकस ऑन E एंड F। अगर E और F का एवरेज 28 है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि या तो दोनों नंबर्स 28 ले सकते थे हम, लेकिन अगर हम दोनों नंबर्स 28 लेंगे तो वील नॉट गेट डिफरेंट नंबर्स। तो इसका मतलब है दोनों तो 28 नहीं हो सकते, और ऑब्वियसली दोनों 28 से बड़े भी नहीं हो सकते। इसका मतलब है डेफिनेटली एक नंबर 27 से छोटा होगा, है ना। E जो है वो 28 से छोटा होगा, और F जो है वो 28 से बड़ा होगा। अब हमें अगर D को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना चाहिए? अगर हमें D को मैक्सिमाइज करना है तो हमें E को भी बड़े से बड़ा रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम E इज लेस देन 28। तो मैक्सिमम वैल्यू E की हम कितनी ले सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू हम E की ले सकते हैं 27। इन दैट केस F विल बी 29। अब मुझे पता है कि C और D को बड़े से बड़ा रखना है लेकिन 27 से कम रखना है, तो ऑब्वियसली दी पॉसिबल वैल्यूज आर 26 एंड 25। तो यहां से मुझे सारी वैल्यूज पता लग गई है। A और B का सम 28 था, C और D की वैल्यूज हमने निकाल ली है 25 एंड 26, और आखिरी दो का सम भी हमें पता है विच इज 56। तो एडिंग ऑल ऑफ देम दिस कम्स आउट टू बी 135। ओके, दिस इज 135। तो ये कितने नंबर है? 6 नंबर इनकी एवरेज निकालनी है, सो आंसर कम्स आउट टू बी 22.5। ओके, अनदर इजी क्वेश्चन, एवरेज का बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा इसको। Okay, students, so let us discuss the next question now. Okay, now in the question it is given that the average of students of section A and B are 32 and 60. Number of students in section A, it is 10 less than the number of students in section B. Average marks of all the students combined is an integer. We have to find the difference between maximum and minimum possible value of number of students of section A. क्योंकि सेक्शन ए के बारे में बात हो रही है, तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सेक्शन ए में लिए, लेट दैट बी इक्वल टू x। तो बी में 10 स्टूडेंट ज्यादा है, सो दैट विल बी x प्लस 10। और एवरेज भी हमें गिवन है ए और बी की, एवरेज इज गिवन 32 एंड 60। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ओवरऑल द एवरेज इज इंटीजर। तो ओवरऑल एवरेज निकाल लेते हैं। तो पहले ए का टोटल कितना हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बी का टोटल हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस केस इज 2x प्लस 10। अगर इसको सिंप्लीफाई करें सो वील गेट 92x प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10। नाउ दिस इज इंटीजर। अभी देखो, अगर ये इंटीजर है तो बेस्ट ये रहेगा आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का मल्टीपल बना लो। अब यहां पर 2x गिवन है और हमें चाहिए 92x, राइट। सो 92 2 के 46 टाइम्स है, राइट। यू कैन से दैट न्यूमरेटर इज ऑलमोस्ट 46 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इस पूरे का 46 टाइम्स ले लूं तो इसका 46 टाइम्स कितना हो जाएगा? 46 टाइम्स वुड बी 92x प्लस 460। लेकिन यहां पर 600 है, राइट। न्यूमरेटर में 600 है, तो अलोंग विथ 460 आई हैव टू टेक 140 एज वेल।
दिस होल इज टू बी डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10। अब देखो ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली इंटीजर होगा, राइट? ये तो अपने आप में 46 है, ये तो आएगा ही आएगा 46। बचेगा क्या? फाइनली वील बी लेफ्ट विद 140 बाई 2x प्लस 10, राइट? ऊपर नीचे 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे 2 कैंसिल कर दूं, आई विल बी लेफ्ट विद 70 बाय x प्लस 5। देखो ओवरऑल मुझे इस चीज को इंटीजर बनाना है, ओवरऑल मुझे इसे इंटीजर बनाना है। तो ये ओवरऑल इंटीजर कब बनेगा? ये तभी बनेगा जब x प्लस 5 हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 70। x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 70। अब देखो सबसे बड़ा फैक्टर 70 का क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर 70 का 70 ही है, तो उस केस में x की वैल्यू आ गई 65। तो ये x 65 आ गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू x की मेरे पास आ गई 65। ऐसी अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 5 की वैल्यू, x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 70। अभी मिनिमम वैल्यू लेनी है आपने, तो आपने 70 का फैक्टर लेना, लेकिन ऑब्वियसली वो 5 से बड़ा होना चाहिए, राइट? तो 5 से बड़ा 70 का फैक्टर कौन सा है? इट हैज टू बी 7। तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो मिनिमम x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका हमें डिफरेंस निकालना है, सो डिफरेंस कम्स आउट टू बी 63। 63 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नाउ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख सकते हो एक एपी है, यू कैन सी दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 17 बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब क्योंकि 17 का डिफरेंस है, राइट, तो अगर मैं किसी भी टर्म को लेट से 17 से डिवाइड करूं, राइट, क्योंकि 17 का डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से 17 का टेबल है। तो अगर आप किसी भी टर्म को 17 से डिवाइड करो तो यू कैन सी रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 4, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म विल बी एनी मल्टीपल ऑफ 17 प्लस 4। ओके, इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक इट। अगर आप k की जगह 2 पुट करो तो 38 आ जाएगा, 3 पुट करो 55 आ जाएगा, 4 पुट करो 72 आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन हमें एवरेज किसका निकालना है? हमें एवरेज निकालना है सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स का, राइट? 3 डिजिट नंबर्स का। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर इस फॉर्म का कौन सा होगा? राइट, 17 इंटू 6 इज 102। आई होप यू कैन कैलकुलेट इट। 17 इंटू 6 इज 102, तो 102 प्लस 4 ये आ जाएगा 106। ऐसे ही अगला नंबर क्या हो जाएगा? 17 इंटू 7 ले लेंगे अगर हम, 190 प्लस 4 दैट इज 123। तो आई होप सबको पता लग रहा है ये तो एक एपी ही है। और एपी में हम एवरेज कैसे निकालते हैं? बेस्ट मेथड इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर निकालना था जो इस फॉर्म का है, राइट? सो आई होप यू कैन फाइंड इट। अगर आप देखो सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 986। 986 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। सो 17 का मल्टीपल 986 प्लस 4, सो 990 विल बी द लास्ट टर्म। अब ये एक अपने आप में एपी है और एवरेज निकालनी है, सो एवरेज इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म divided by 2. So this comes out to be 1096 by 2. 548 is the correct answer. Okay students, so this was an easy one. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो स्लाइटली लेंदी बट अगेन ये भी एक आसान क्वेश्चन था। बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days। लिख लेते हैं साथ साथ, बी 40 दिन में काम करता है, और गिवन है कि ए जो है वो ट्वाइस एज फास्ट है। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी डबल है बेसिकली, तो अगर एफिशिएंसी डबल है तो टाइम आधा लगेगा, तो ए को 20 दिन लगेंगे। फर्दर इट इज गिवन ए इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो एफिशिएंसी उसकी ए की जो 3 टाइम्स है, तो टाइम टेकन बाय सी विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए। सी को जो टाइम लगेगा वो ए के 3 टाइम्स लगेगा, दैट वुड बी 60 days। नाउ द क्वेश्चन इज कि पहले दिन ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, दूसरे दिन बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, और थर्ड डे ए और सी मिलके काम कर रहे हैं, एंड दिस पैटर्न कीप्स ऑन रिपीटिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ दे कीप ऑन वर्किंग इन दिस मैनर, फॉर हाउ मेनी डेज ए विल वर्क। आपको बताना है कि ए ने कितने दिन काम किया होगा। सो हम सेम अपना एलसीएम वाला मेथड यूज कर सकते हैं। 40 20 60 का एलसीएम ले लिया हमने, टोटल वर्क हियर वुड बी 120 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं बी रोज के 3 यूनिट करता है, ए रोज के 6 यूनिट करता है, और सी रोज के 2 यूनिट करता है।
तो पहले दिन क्या होगा, पहले दिन ए और बी ने कितना काम किया होगा, ए और बी ने पहले दिन किया 9 यूनिट्स। फिर बी और सी ने काम किया, तो बी और सी ने मिलके किया 5 यूनिट, एंड देन ए एंड सी मस्ट हैव डन 8 यूनिट्स। ओके, नाउ दे आर वर्किंग इन दिस मैनर 9 5 8। सो कहने से 9 5 8 दिस कम्स आउट टू बी 22 यूनिट्स। जब उन्होंने 22 यूनिट काम किया, तो आप देखो ए ने कितने दिन काम किया उसमें, राइट, बिकॉज आवर फोकस इज ओनली ऑन ए। तो जब 22 यूनिट का काम हुआ तो उसमें ए ने 2 दिन काम किया, राइट, ए इज वर्किंग फॉर 2 days, राइट, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन ए। ओके, नाउ वी हैव टू गो टिल 120। तो सिमिलरली अब मैं देखूंगा कि 22 का मल्टीपल 120 से पहले, सो कहने से टिल 110 यूनिट्स, टिल 110 यूनिट्स A must have worked for how many days? 5 times हो गया ये. So here also we'll take 5 times. So that means A must have worked for 10 days. तो A यहाँ पर 10 दिन काम कर चुका है और 110 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया है. Now you can see new cycle will start. Next day A and B will do 9 units. A and B will do 9 units. तो ये 119 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे और ए का एक दिन और ऐड हो जाएगा. ए मस्ट हैव वर्कड फॉर 11 days, राइट. सो द 1 यूनिट विच इज लेफ्ट, इट विल बी डन ऑन द सेकेंड डे, जहां ए काम नहीं कर रहा है. तो टोटल ए ने कितने दिन काम किया, टोटल ए ने 11 दिन काम किया. सो 11 शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक एलिगेशन मिक्सचर पे भी क्वेश्चंस था. तो there is a glass containing 500 milk and a cup contains 500 water. इसमें गिवन है कि 150 milk is transferred from the glass to the cup and the solution is mixed thoroughly. तो पहले यहां तक देख लेते हैं क्या गिवन है. तो एक ग्लास है जिसमें 500 मिल्क था और एक कप है जिसमें 500 वाटर था. अब क्वेश्चन में गिवन है कि 150 मिल्क ट्रांसफर हो गया ग्लास से कप में. तो कहने से ग्लास में अब सिर्फ मिल्क बचेगा which will be 350 क्योंकि 150 ट्रांसफर हो गया है. नाउ कप ऑलरेडी हैड वाटर 500, कप में पहले ही वाटर 500 था और अब इसमें मिल्क भी आ गया है. मिल्क इज नाउ 150. ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज 150 ml of the solution is transferred from the cup to glass. अब हमने कप से ग्लास में 150 ml मिक्सचर निकाल देना है. आई होप ऑल ऑफ यू नो कि अगर मैं 150 मिक्सचर यहां से निकालूंगा तो वो 150 मिक्सचर उसी रेशियो में बाहर आएगा जिस रेशियो में प्रेजेंट है. नाउ जस्ट सी दी रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क. वाटर और मिल्क का जो रेशियो है अभी दैट इज 10:3. 10:3. सो कहने से मिल्क एंड वाटर विच विल कम आउट इन द सेम रेशियो ऑफ 10:3. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हम देख लेते हैं कितना मिल्क बाहर आएगा. तो मिल्क जो बाहर आएगा दैट विल बी 3 out of 13. 3 out of 13 of 150. This is the milk which will come out. और water कितना बाहर आएगा, water which will come out will be 10/13 of 150. Okay, now let us see what are they asking. So they are asking ratio of amount of water in glass. तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्लास में कितना वाटर है. अब देखो ग्लास में कितना वाटर होगा, ग्लास में से तो उतना ही वाटर होगा ना जितना कप में से बाहर निकला है. तो कप में से कितना वाटर बाहर निकला है, कप में से जो वाटर बाहर निकला है दैट इज 10/13 ऑफ 150. तो यहाँ जो वाटर होगा दैट विल बी 10/13 ऑफ 150. ये हमारा वाटर आ गया जो ग्लास में होगा. एंड देर आस्किंग अमाउंट ऑफ मिल्क इन कप. अभी देखो मिल्क था 150, मिल्क था टोटल 150. कितना मिल्क बाहर गया, मिल्क जो बाहर गया दैट इज 3/13 ऑफ 150. भाई अगर इसका 3/13 बाहर चला गया है तो फाइनली मिल्क बचेगा कितना यहाँ पर, यहाँ जो मिल्क बचेगा अगर 3/13 150 का चला गया है तो मिल्क लेफ्ट विल बी 10/13 ऑफ 150. तो बस हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है. आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर है. सो आंसर विल बी 1:1. Okay, slightly tricky question but could have been done if you are aware of this concept. Okay, let us see the next question now.
Okay, students, so this might look time consuming, but again, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो आपको पेन पेपर यूज करने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में. So I'll directly tell you the trick here. It is given that two cars travel at same speed, at some speed in order to meet each other after starting at same time. They take 1.5 hours if they are traveling in opposite direction. तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1.5 hours में they will meet. Further, it is given that they take 10.5 hours if they are moving in same direction. Speed of the slower car is given 60 kilometers per hour. क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर कार व्हेन दे मीट ईच अदर व्हाइल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. अभी देखो ऑलरेडी गिवन है कि अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो 1.5 घंटे में मीट करेंगे. तो यार अगर वो 1.5 घंटे बाद मीट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और हमें स्लोअर वाली की स्पीड पता है 60 किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लोअर कार. सो वी नो द स्पीड ऑफ स्लोअर कार, वी नो द टाइम टेकन, सो हम सीधा डिस्टेंस निकाल सकते हैं. 60 स्लोअर कार की स्पीड है और टाइम उसने लिया है 1.5 आवर्स. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लोअर कार विल बी 90 किलोमीटर्स. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. इसमें हमें स्पीड की रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम कर सकते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके स्टूडेंट्स, सो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है देयर आर टू शिप्स अप्रोचिंग अ पोर्ट. The two ships and the port they form an equilateral triangle with each side being length 24 kilometers. पहले इस फिगर को यूज कर लेते हैं. So let's say मैंने दो ships ले ली A और B और ये पॉइंट ले लिया P. So both A and B are approaching the port. So now this is an equilateral triangle. इसकी हमें साइड गिवन है 24. So each side is 24. Further, it is given when the slower one traveled 8 kilometers. So मैंने मान लिया A जो है वो slower one है. So let's say this point, let's say this is A dash. तो इस point को मैंने A dash ले लिया और ये distance मैंने 8 ले लिया. तो when A has traveled 8 and because A is the slower one, तो B ने तो ज्यादा distance travel किया हुआ 8 किलोमीटर से, तो B will be let's say somewhere here. इस point को मैंने ले लिया B dash. And now it is given that two boats and the port they form a right angle triangle. तो A डैश B डैश को ज्वाइन कर लेते हैं और ये एक अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल. देखो अगर अपने आप राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात तो ये 60 डिग्री है क्योंकि PAB इक्विलेटरल ट्राइंगल है. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री. ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी वी हैव 30 60 90 ट्राइंगल. एंगल्स हैं 30 60 90 और आप सबको पता ही होगा 30 60 90 अगर एंगल्स है तो उनके सामने वाली साइड्स का रेशियो क्या होता है 1:√3:2. अब आप देख सकते हो छोटे वाले ट्राइंगल में पी ए डैश बी डैश, राइट, 90 के सामने वाली साइड हमें पता है क्योंकि कंप्लीट साइड वाज 24. ए डैश ये वाला डिस्टेंस हमने 8 लिया है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा. तो अगर 90 के सामने वाली साइड 16 है तो 30 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी हाफ, दैट इज 8. तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 8 आ जाएगा. इसका मतलब है कि जब ए ने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया तो बी ने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, बी ने किया 24 माइनस 8 दैट इज 16. आप देख सकते हो जब ए 8 किलोमीटर कर रहा है तब बी 16 किलोमीटर कर रहा है. तो कहने से उनकी स्पीड का जो रेशियो है, दैट इज 1:2. आई होप ये सबको क्लियर है. नाउ द क्वेश्चन इज what will be the distance between the other ship and the port when the faster one reaches the port. अभी देखो फास्टर वन जब पोर्ट पे पहुंचेगा तो फास्टर वन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, फास्टर बी है, बी को सिर्फ 8 किलोमीटर और ट्रेवल करने. तो जब बी 8 किलोमीटर करेगा तो ए कितना करेगा, ए विल ट्रेवल 4 किलोमीटर. तो जब बी यहां पहुंच जाएगा देन ए मस्ट हैव ट्रेवल्ड, लेट्स से ए इज समवेयर हियर नाउ, राइट, एंड ए मस्ट हैव ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर मोर. तो 4 किलोमीटर ए और ट्रेवल कर लेगा. तो बस हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, द वन विच आई एम हाइलाइटिंग, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट. सो फ्रॉम 24 इफ आई सब्ट्रैक्ट 8 and 4, so this required distance will now be 12. तो मतलब जब फास्टर वन पोर्ट पे पहुंच जाएगी
तो जो दूसरी वाली शिप है और पोर्ट उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 12 किलोमीटर्स. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x और y नॉन जीरो और रियल नंबर्स हैं. आप देख सकते हो x बाय y और y बाय x क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो मैंने x बाय y की जगह लेट्स से t पुट कर दिया. So कहने से now my equation will become c is equal to 16t plus 49 divided by t. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा c is equal to 16t square plus 49 whole divided by t. 16t square minus tc plus 49 is equal to 0. अब क्योंकि x अपॉन y दे आर रियल तो t भी अपने आप में रियल होगा. अब तो रियल वैल्यूज कब आती हैं हम सबको पता ही है. बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 49. बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप देख सकते हो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू 49. 4, 16 और 49 ऑब्वियसली ये 2, 4 और 7 के स्क्वायर है, राइट. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 7 दैट इज 56. और वी कैन ऑल्सो से दैट t विल बी लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 56. तो मोर देन इक्वल टू 56 भी पॉसिबल है, लेस देन माइनस 56 भी पॉसिबल है. तो मोर देन इक्वल टू 56 में 60 बिल्कुल पॉसिबल है, और लेस देन इक्वल टू माइनस 56 से कम माइनस 60 भी पॉसिबल है, माइनस 70 भी पॉसिबल है. सो द क्वेश्चन इज विच वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. माइनस 50 इज नॉट पॉसिबल, सो माइनस 50 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, so in this question it is given that there are 100 rupees check, 250 rupees check and 500 rupees check. Total checks are 100 and the amount is 15250. We have to find maximum 500 rupees checks. तो अभी काम करते, मैंने मान लिया 100 वाले x चेक हैं, 250 वाले y हैं और 500 वाले z हैं. These are the number of checks. So x plus y plus z, this is equal to 100. अब अमाउंट कितना आ जाएगा, इफ देयर आर एक्स चेक ऑफ 100 रुपीज वील गेट 100x अमाउंट. ऐसे ही 250y आ जाएगा और 500z आ जाएगा. ये अमाउंट हमें गिवन है 15250. देखो बेस्ट क्या रहेगा, पहली वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो अगर पहली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए वील गेट 100x प्लस 100y प्लस 100z इज इक्वल टू 10,000. Now we can subtract both the equations. So when we subtract, we'll get 150y plus 400z is equal to 5250. Okay, 5250. अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना है कि z को हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट. क्योंकि 500 वाले जो चेक्स हैं उनको हमें मैक्सिमाइज करना है. अब देखो वैसे तो z की वैल्यू आप देख के आपको ऑलरेडी पता लग रहा है 13 इंटू 400 इज 5200, राइट. लेकिन अगर आप z की जगह 13 पुट करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी. The moment you put z is equal to 13, you will get 150y is equal to 5250 minus 5200, which is equal to 50. Now this is not possible, right? क्योंकि y अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 150 into any positive integer will not be equal to 50. तो z is equal to 13 तो possible नहीं है. Now let's put z is equal to 12. So if I put z is equal to 12, I'll get 150y plus 4800 इज इक्वल टू 5250. इस केस में आप देख सकते हो आपकी जो y की वैल्यू आ रही है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, राइट. 150y इज इक्वल टू 450, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. दैट मींस x z की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 12. मैक्सिमम z इज इक्वल टू 12, यही हमें निकालना था. सो आंसर विल बी 12. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक यही थी कि आपको ये जो रूट गिवन है वो इररेशनल है. तो अगर रूट आपका इररेशनल है तो आपको पता ही होगा कि अगर एक रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, दैट इज 3 माइनस 2 रूट 2. तो स्टूडेंट्स अब हमें दोनों रूट्स पता है, तो
यहां से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं. सम ऑफ रूट्स माइनस b by a, दैट वुड बी, ऑन एडिंग बोथ ऑफ देम यू विल गेट 6. और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं c by a. So if you multiply a plus b into a minus b, right? So a square minus b square, 9 minus 8. So this comes out to be 1. Similarly, यहाँ पर भी एक रूट 4 प्लस 2 रूट 3 है, तो दूसरा 4 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा. तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं माइनस m by a. दिस कम्स आउट टू बी 8. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं n by a, which comes out to be 16 minus 12, that is 4. अब देखो मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई. यहां पर देखते हैं हमें क्या निकालना है. b बाय एम निकालना. तो b बाय एम निकालना तो बहुत आसान, राइट. वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन. माइनस बी बाय ए को अगर मैं माइनस एम बाय ए से डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हो कि सीधा b बाय एम आ जाएगा. सो b बाय एम कम्स आउट टू बी 6 बाय 8. ठीक है. यहां से अब मुझे निकालना है c बाय एन, राइट. वी कैन राइट इट एज c बाय एन माइनस 2b बाय एन. अब c बाय एन कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं, राइट. c बाय ए को अगर मैं n बाय ए से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास c बाय एन आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 1 बाय 4. तो प्लस 1 बाय 4. अब मुझे निकालना है माइनस 2b बाय एन. आप देखो ध्यान से, अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें, राइट. सो इफ यू डिवाइड, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट माइनस b बाय एन, विच इज इक्वल टू 3 बाय 2. और मुझे यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए माइनस 2b बाय एन. सो बेसिकली आई नीड माइनस ऑफ, राइट, b बाय एन. माइनस b बाय एन की वैल्यू मेरे पास 3 बाय 2 है, राइट. सो दैट वुड बिकम पॉजिटिव. सो आई गेट प्लस 2 into 3 by 2. So now students, if you solve it, 6 by 8 is 3 by 4. 3 by 4 plus 1 by 4 is 1, and 1 plus 3. So 4 is the correct answer. Okay. So answer is 4. I hope this is clear to everyone. Okay, students, so now let us discuss this question. It is given in a triangle ABC. AB is equal to AC is equal to 8. Now a circle is drawn with BC as diameter passing through it. तो पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फिगर बना लेते हैं. So let's say this is point A, B, C. Now taking BC as diameter, we will draw a circle. So circle कुछ ऐसे बन जाएगा. And AB is 8, AC is also 8. I hope आप सबको पता है, क्योंकि BC डायमीटर है तो जो BAC है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट. बिकॉज डायमीटर always makes an angle of 90 degree. So this angle is now 90 degree. So now this is an isosceles right angle triangle. तो ये जो हमारा diameter है वो आ जाएगा 8√2. Diameter will be 8√2. Now further it is given another circle is drawn with center at A passing through B and C. तो अभी हमने A को सेंटर लेना है and we have to draw a circle passing through B and C. तो अगर A सेंटर है और B और C से सर्कल पास हो रहा है तो radius will be 8. So we'll get a circle something like this. तो let's say ये radius 8 है और A को हमने सेंटर लिया. So this is the figure which we are going to get. अब हमें निकालना है ओवरलैपिंग रीजन. ओके, तो लेट मी हाईलाइट द ओवरलैपिंग रीजन. तो ये चीज है जो दोनों के लिए कॉमन है, जो ओवरलैप हो रही है. सो दिस इज द रीजन विच वी नीड टू फाइंड. अभी देखो, एक तो डायरेक्टली हमें पता लग रहा है कि सेमी सर्कल का एरिया तो हमें निकालना ही पड़ेगा, है ना. लेट मी हाईलाइट इट. ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया तो हमें निकालना ही पड़ेगा. So, इस सेमी सर्कल में आप देख सकते हो डायमीटर 8√2 है तो रेडियस 4√2 हो जाएगा. So area of this semicircle will be half into pi into r square और रेडियस यहाँ है 4√2 हो जाएगा. तो 4√2 into 4√2. So this comes out to be 16 pi. अभी जो 16 pi है ये हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ गया. Now remaining area is we have to find this area.
अब ये क्या है, ये अपने आप में एक सेगमेंट है। अगर हम बड़े वाले सर्कल की बात करें तो ये बड़े वाले सर्कल में एक सेगमेंट है। तो अभी सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इन द बिगर सर्कल इफ यू सी, फर्स्ट वील कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बी ए सी, राइट, बी ए सी बड़े वाले सर्कल में। अब बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक अपने आप में सेक्टर है बी ए सी, राइट। ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया ये पूरा अपने आप में एक सेक्टर है। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं पहले। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी, क्योंकि सेंटर में 90 डिग्री, सो 1/4 हो जाएगा सर्कल का। सो 1/4 ऑफ द सर्कल विच इज पाई इंटू रेडियस। अब रेडियस बड़े वाले सर्कल का रेडियस 8 है, सो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे देन ओनली विल गेट दिस रिक्वायर्ड रीजन। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना इजी है, दैट इज हाफ इंटू 8 सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो ये इफ यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी 16 पाई माइनस 32। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, adding both of them we'll get 16 pi plus 16 pi minus 32, so this comes out to be 32 common ले लेंगे, we'll get pi minus 1, so option 3 is the correct answer. Okay students, I hope this is clear to everyone. हाय गाइस, सो सॉरी फॉर द चेंज इन वॉइस। जसनीत सर अभी पानी पुनी पीने गया तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट क्वेश्चन फटाफट से रिकॉर्ड कर दूं। माय नेम इज साहिल। ठीक है, चलो। हमें दिया हुआ है कि आर एक रियल नंबर है यार, और आर एक रियल नंबर होने पे उसका फंक्शन दो तरीके से एक्ट करता है। हमारा फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ एक्स हमें आउटपुट देता है 2x माइनस आर, अगर हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो। और वही फंक्शन हमें आउटपुट देता है डायरेक्टली आर की, अगर हमारा फंक्शन x r से छोटा हो। तो बेसिकली दो ही कंडीशंस है यार, अगर x r से छोटा हुआ तो r ही आ जाएगा, और अगर x r के बराबर हुआ या बड़ा हुआ तो 2x माइनस r आ जाएगा। अब ऑप्शन में ना चार ऑप्शन है मेरे पास, कहता है कि x r से बड़ा हो सकता है, x लेस देन इक्वल टू r हो सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू r, और x नॉट इक्वल टू r। इन ये इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर ये हमेशा ट्रू रहेगा कि f ऑफ x should be equal to f of x? तो instead of proving the result, let's try to use the options, right? देखो, इक्वल टू दो चीजों में है, तो मैं इक्वल टू को पहले देख लेता हूँ सेटिस्फाई करता है या नहीं। मैं x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बराबर लिया तो इनमें से कौन सा रूल लगेगा, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला लगेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू इसी में यूज हुआ है, और x और r बराबर है। तो मेरा f ऑफ 2 जो कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, f ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगी? 2x माइनस आर रिटर्न करेगी, जहां पे x और r बराबर है, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, बेसिकली 2 आउटपुट आ जाएगी। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया इस केस में दोस्तों 2। राइट हैंड साइड क्या आएगा? f ऑफ 2, यानी कि अब f ऑफ 2 को तो मैं सॉल्व कर ही चुका हूँ कि 2 होता है, तो वापस आ गया f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 दोबारा से ये 2 आया, तो ये बेसिकली दोबारा 2 हो गया, तो राइट हैंड साइड भी 2 आ गया। तो यानी कि इक्वल पे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इक्वल पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। चेक कर लेते हैं अब दूसरा केस। लेट से मैं मान लेता हूं कि x इज ग्रेटर देन r। x को मान लिया 3 और r को मान लिया 2। ठीक है, अब अगर मैं देखो x ग्रेटर देन है तो फर्स्ट फंक्शन लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f ऑफ x, वो आ गई 2 इंटू एक्स माइनस आर, 2 इंटू 3 माइनस आर, यानी कि 4। एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड? f ऑफ x को मैंने माना हुआ है 3, तो बेसिकली f ऑफ 3, ये आया। f ऑफ 3 कितना होता है? 4, हमने ऊपर निकाला अभी अभी, सो f ऑफ 4 आ गया। f ऑफ 4 यानी ये x है, ठीक है ना, f ऑफ x, x 4 है, और r को तो मैंने 2 माना हुआ है। फिर मेरा पहला केस लगेगा 2 इंटू 4 माइनस 2, ये आया 6, यानी कि f ग्रेटर देन इक्वल टू r सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब एग्जाम सिनेरियो में अगर मैं होता तो मेरा डायरेक्टली आंसर ये आ चुका होता, क्योंकि एलिमिनेट हो गया एक ऑप्शन, बट फिर भी आपको समझाने के लिए अब डिटेल में हम कर ही देते हैं कि तीसरा केस, अगर मेरा x r से छोटा होगा, अगर x r से छोटा होगा, x को 2 मान लेते हैं, r को 3। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? f ऑफ 2, अब कौन सा लगाऊंगा? ये वाला लगाऊंगा फंक्शन, क्योंकि हमारा x r से छोटा है। f ऑफ 2 वुड बी r इटसेल्फ, यानी कि
3 ठीक है, एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली ही 3 आ गया। अब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड 3 आ गया, राइट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ 3, राइट। ये एफ ऑफ 3 कितना आया मेरे पास, देख लेते हैं हम। सॉरी एफ ऑफ 2, सॉरी एक्स को 2 माना है हमने, एफ ऑफ 2। इंटरनली एफ ऑफ 2 क्या आया हमारा, 3। सॉरी, तो ये एफ ऑफ 3 हमारा यहाँ पे आ गया एफ ऑफ 2 को सॉल्व करके। अब एफ ऑफ 3 होता क्या है, एक्स आया मेरा 3, आर को मैंने माना हुआ है 3। अब ये बराबर आ गया तो 2x माइनस 3 लग जाएगा, यानी 2 इंटू 3 माइनस 3, ये वापस 3 आ गया। तो बेसिकली जब मैं x को लेस देन आर बना रहा हूं तो एक बार x लेस देन आर लग रहा है और एक बार x इक्वल टू आर लग रहा है, दोनों चीजें लग रही है जिसके आउटपुट में दोनों चीजें सेम ही आ रही है 3 3, विच मीन्स कि वो लेस देन पे भी सेटिस्फाई करता है। अब अगर वो लेस देन पे भी सेटिस्फाई करता है, इक्वल पे भी करता है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन फॉर द सेकंड फॉर आवर थर्ड सेट। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो सॉल्यूशंस फटाफट से, ठीक है। कोशिश करेंगे फटाफट बाकी सेट्स भी हम, बाकी सॉल्यूशंस भी अपलोड करें। चैनल पे बने रहिएगा, शुक्रिया।